नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो क्या विमेंस ने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करा था? स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, पेरिस की बात कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करा था? नाउ दैट वाज अ बिगर क्वेश्चन, बिकॉज अगर पार्टिसिपेट करा था तो क्यों पार्टिसिपेट करा था, और साथ में ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि पार्टिसिपेट करने के बाद में क्या उनको एंड रिजल्ट देखने के लिए मिला था। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलो समझते हैं। तो शुरू से ही हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि विमेंस ने एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करा था। सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, और वो चेंजेस इसीलिए लाने के लिए कोशिश करी थी क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्निशन मिले। क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एट द टाइम ऑफ द किंग, और हम लोग बात करेंगे कि चलिए किंग छोड़िए, जब उसकी मोनार्की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दी गई थी, मतलब ही वॉज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट विच वॉज फॉर्म। इन शॉर्ट अगर हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर जब फॉर्मेशन हो गया था नेशनल असेंबली का, तो वहाँ पर भी राइट्स नहीं थे विमेन को। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, दे डोंट हैव द राइट्स। ठीक है, उनको राइट्स नहीं थे वोट करने के। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। उनको पॉलिटिकल तरीके से ऊपर हायर सोसाइटी सॉरी हायर पोस्ट पे नहीं जाने दिया जाता था, तो ये भी गलत बात है। तो जो फ्रेंच सोसाइटी की जो विमेंस थी वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि यार हमको भी आगे बढ़ावा मिले, इसीलिए उन्होंने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करा था। क्योंकि उन लोगों को फिर पता है ये था कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से पता है क्या होगा, वी आर गोइंग टू प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइफ्स। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम लोग इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर ऑफ द जेकोबियन गवर्नमेंट, तो उनको कहीं मेजर्स लेके आने पड़ेंगे विमेंस के हक में, एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड एट द एंड। मोस्ट women ऑफ द थर्ड estate had to work for a living। तो देखो नाउ दैट इज बिगर कंसेप्ट। अब देखो वॉर हमेशा ऐसा नहीं होता, या फिर चेंजेस सोसाइटी में बस ऐसा नहीं आ रही कि अगर आप वॉर फ्रंट पे जाके लड़ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो, लड़ाई हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वेपन्स के थ्रू हो रही है, आप किसी एनिमी को मार दोगे तो हाँ भैया आप लड़ाई लड़ रहे हो। या फिर अगर आप बोलोगे कि अगर आप नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप एक वॉर लड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं होता है। विमेंस की बात करेंगे तो अगर मेंस सारे काम अगर आगे करने चले जाते हैं तो वापस से घर पे रह के घर की सारी चीज़ों को देखना, रोज के खाने का अरेंजमेंट करना, बच्चों को देखना, दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारा काम अगर विमेन कर रही है, सो दे आर अगेन इन ए स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, ये भी एक वॉर का ही कंडीशन हुआ। उन्होंने हर वो कोशिश करी, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि उस टाइम प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी खाने की। एक तो क्रॉप फेलियर देखने के लिए मिला था, उसके बाद में एक और चीज़ ये भी थी कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, तो पैसा थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। थर्ड स्टेट के पुअर पीपल के पास में पैसा ही तो नहीं था, तो उन्होंने हर वो कोशिश करी। उन्होंने फूल वगैरह बेचे, ठीक है, उन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचे, फिर दूसरे जो बड़े लोग होते थे उनके घर पे काम करा, और हर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करी ताकि वो अपना घर पे जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। नाउ दिस ऑल द वर्क्स आर डन बाय द विमेन। अब उसके बाद में भी विमेंस को पढ़ने लिखने का राइट नहीं होता था फ्रॉम दी थर्ड एस्टेट। ठीक है, थर्ड एस्टेट की अगर विमेन है फ्रॉम द पुअर सोसाइटी, दे डू नॉट हैव एनी राइट टू स्टडी। ओके, नाउ दैट्स वेरी पेक्युलर। आप इसको समझो कि अगर कोई विमेन है जो कि हायर सोसाइटी को बिलोंग करती है तो वो कॉन्वेंट स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकती है, ठीक है, उसके अच्छे घर में शादी कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई विमेन थर्ड एस्टेट में बिलोंग करती है तो वो उसकी तो गलती नहीं है, दैट वाज द गॉड गिफ्टेड। ठीक है, अगर आप कौन सी सोसाइटी में अगर आप बर्थ कर रहे हो, बर्थ ले रहे हो, तो वो तो एक पूरी तरीके से अपने ऊपर तो नहीं है ना। तो वी कैन नॉट जस्ट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस दैट यू आर बोर्न इन द हायर सोसाइटी तो आपको सारे प्रिविलेज मिलेंगे, लोअर सोसाइटी के तो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। तो यही हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि विमेंस को पढ़ने लिखने का कोई भी हक नहीं था। जो केवल नोबेल्स और वेल्थियर क्लास की बेटियां थी उनको ही पढ़ने भेजा जाता था कॉन्वेंट स्कूल में, and after which their families arrange a marriage for them, and working women had also to care for their families। अब कोई वर्किंग वीमेन है तो उसको अपनी फैमिलीज को भी देखना है, खाना भी बनाना है, दूर से पानी भी लेके आना है, ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा भी होना है। तो आप ये समझिए कि बहुत काम करा गया था, बच्चों की तरफ भी देखना है, उनकी देखभाल करनी है, तो बहुत बड़े बड़े काम करे थे विमेंस ने अपने एंड पे। और उसके बाद में अगर ये भी देखेंगे कि चलिए कहीं पे अगर वो काम भी कर रही है विमेन तो उनको वेजेस इक्विवेलेंट टू मैन नहीं मिलता था। अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि कोई अगर मैन 8 घंटे के लिए काम कर रहा है और अगर उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप ये समझना कि जो विमेन 8 घंटे काम कर रही है सेम काम, उतने ही अमाउंट का काम, तो उसको
₹40 ₹30 मिलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब है कि वेजेस बहुत कम थी मेन से। तो भैया ये भी गलत बात है ना, ये कहाँ से सही बात हुई? वही काम विमेन कर रही है तो आप उसको पैसे कम दोगे, तो ये तो राइट टू इक्वालिटी का आप कह सकते हो ना कि ये तो उसके अगेंस्ट में काम हो गया। So in order to discuss and voice their interest, women started to form the political clubs and the newspaper. अब उन्होंने क्या करा कि अब उनकी आवाज़ उठाना ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि आप देखोगे विमेंस की जो है प्रॉब्लम वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो उन्होंने क्या करा था कि पॉलिटिकल क्लब ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिए गए थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल क्लब बनाए जाते थे, वहाँ पे विमेंस पार्टिसिपेट करती थी और अपनी प्रॉब्लम को रखती थी, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करती थी। और उसके बाद में न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें छापी जाती थी और हम लोगों को ये बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि वुमेन्स ने काफ़ी सोसाइटी के लिए काम करा। अब उनमें से 60 विमेन क्लब का वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था अलग अलग फ्रेंच सोसाइटी में, जिसमें से 2 काफ़ी प्रोमिनेंट है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। दैट इज़ द सोसाइटी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन विमेन। ये बहुत 2 प्रोमिनेंट फ्रेंच विमेन्स क्लब है जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा पे बात होती थी, उनके राइट्स पे बात होती थी कि उनको क्या सारी चीज़ें चाहिए। एंड वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट द विमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन। तो उनकी एक डिमांड और सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि जो पॉलिटिकल हक आप मैन को दे रहे हो कि वो वोट दे सकते हैं, वो क्या बोलते हैं नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको भी चाहिए। एज ए विमेन वी आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। लेकिन विमेन को डिसअपॉइंटमेंट ही देखने के लिए मिला 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बना था उसके अंदर उनको एक पैसिव सिटीजन की लिस्ट में डाल दिया गया था। नाउ यू माइट हैव रिमेंबर्ड ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्टिव एंड द पैसिव सिटीजन। सो ऑल द सिटीजन who can vote, who are above the 25 years of age and provide the salary as of the and provide the taxes as they have the wages of 3 day, तो 3 days, तो इतना अगर आप पैसा देते हो तो डेफिनेटली यू आर एन एक्टिव सिटीजन, दैट मीन्स यू आर गेटिंग राइट टू वोट। बट विमेन्स को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया था, उनको तो वोट देने का राइट ही नहीं था। तो ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिला था। सो दे डिमांडेड द राइट टू वोट। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि हमको राइट टू वोट चाहिए, कुछ भी हो जाए, असेंबली में हम लोग भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिटिकल ऑफिस मिनिस्टर वगैरह हमको भी बनना है, हमको भी सारे राइट चाहिए। ओनली देन दे फेल्ट दैट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तभी तो उनको लगेगा ना कि नई गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है और सोसाइटी में सारी इक्वालिटी वगैरह मेंटेन्ड है, तब तक उनको विश्वास कैसे होगा? So that was the thing. Now in the early years the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of the women. अब revolutionary government मतलब आप बोलोगे कि कन्वेंशन का जो फॉर्मेशन हुआ था नेशनल असेंबली के बाद में, हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि नेशनल असेंबली वाज ओवरथ्रोन बाय द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट एंड द जेकोबियन क्लब, और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट दैट इज द मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर हु वाज द लीडर। तो उन्होंने कोशिश डेफिनेटली करी थी कुछ हद तक वेमेंस की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। तो आप देखेंगे क्या सारी चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि स्कूल बनाए गए थे और स्कूल में एंट्री दे दी गई थी और स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया था गर्ल्स के लिए। और फादर्स जो है वो जबरदस्ती शादी नहीं करा सकती है, करा सकते हैं विमेंस की, ठीक है, गर्ल्स की, उनके विल के अगेंस्ट में। एंड उसके बाद में एक कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज का भी एक कंसेप्ट लाया गया था। तो आप इसको ऐसा समझिए कि लव मैरिज वाज लीगलाइज्ड एट दैट पर्टिकुलर इन द फ्रांस। लव मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था, यही बोलने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। मतलब आप जिससे इच्छा है आप उससे शादी कर सकते हैं। नाउ दैट वाज लीगल इन द फ्रांस एज ऑफ नाउ। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था। देखो डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था, इसका मतलब पता है क्या था कि जो मैन है ही कैन गिव द डाइवोर्स टू द वीमेन एट एनी स्टेज ऑफ हिज लाइफ, बट द वीमेन कैन नॉट डाइवोर्स हिज हस्बैंड। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। अगर मेल है उसको अपने पार्टनर को पार्टनर नहीं समझ में आ रहा है तो ही कैन डाइवोर्स, बट अगर विमेन है उसको पार्टनर डाइवोर्स नहीं मतलब उसको पार्टनर समझ में नहीं आ रहा है तो ही कैन नॉट डाइवोर्स। उसको उसी के साथ में रहना पड़ेगा और अगर वो कोई दिक्कत दे रहा है तो वो भी उसको सब झेलनी पड़ेगी। तो वापस से ये तो कोई बात नहीं हुई। तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने ट्राई करा इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए। सो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देखो यही बता रहा है, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। तो डाइवोर्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था। एंड वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन्स जॉब पे जा सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे बिजनेस वगैरह कर सकती थी। तो कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए ओपन करी गई थी। लेकिन इस पैराग्राफ में अगर इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो ये मत समझना कि ये राइट्स जो है वो इतने सारे मिल गए थे और बहुत अच्छी लाइफ हो गई थी वुमेन्स की। इन सब के अंदर आपको एक राइट अभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, दैट इज द राइट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी। अभी भी उनको राइट टू वोट नहीं मिला है, और अगर राइट टू वोट नहीं मिला है तो अगेन दे आर द पैसिव सिटीजन, और अभी भी उनको वही दिक्कतें देखनी थी कहीं ना कहीं। ओके, तो विमेन्स स्ट्रगल फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड।
During the Reign of Terror, the new government issued laws ordering closures of the women's club and banning their political activities. अब एक चीज हमको क्या देखने के लिए मिली थी कि जब राइन ऑफ टेरर हम लोगों को देखने के लिए मिला था, ठीक है, तो राइन ऑफ टेरर में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने शुरू में भले ही अच्छा काम करा हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो ऊपर आते गया उसने क्या बोला कि सारे पॉलिटिकल ग्रुप बंद कर दो जो कि विमेन्स रन करती है। जैसे ही वो पावर में आया था, बहुत सारी जो प्रोमिनेंट विमेन्स है जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के अगेंस्ट में, उनको अरेस्ट करा गया, उनको ट्रेसन का चार्ज लगाया, दैट इज देशद्रोह का चार्जेस लगाया और उनको मार दिया गया था, दे वर एग्जीक्यूटेड। एंड बस यही बात थी कि विमेन्स मूवमेंट फॉर द वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू करी गई थी 200 साल तक। उसके आने वाले 200 साल तक उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हमको हमारे राइट्स चाहिए, हमको इक्वल वेजेस अभी तक नहीं मिल रही है, इक्वल वोटिंग राइट्स अभी तक नहीं मिले हैं। और ये केवल फ्रांस में नहीं हो रहा था, बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा था वर्ल्ड के। इसीलिए बड़ी बड़ी कंट्रीज की जो विमेन्स है, बहुत सारी कंट्रीज की जो विमेन है वो साथ में आई, उन्होंने इंटरनेशनल एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा और सारी दुनिया की नज़र में उन्होंने ये बताया कि कितना गलत हो रहा है। और फाइनली आप देखेंगे कि 1946 के अंदर जाके फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले थे। अब आप खुद सोचो, वी आर टॉकिंग अबाउट 1791, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 के अंदर, और वुमेन्स को कब मिल रहा है वोटिंग राइट? वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल रहा है 1946 के अंदर। आप डिस्पैरिटी देख रहे हो फ्रांस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, गवर्नमेंट बन रही है, अच्छी गवर्नमेंट है, काम कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट वुमेन्स को राइट नहीं मिले। 1791 से 1946 तक धक्के ही खाए सारे वुमेन्स ने इन सारी चीज़ों के लिए। बट अपन को पता है इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट देखने के लिए मिला है कि उन्होंने हार नहीं मानी है ना। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो ठीक है नहीं मिल रहा है तो अब जो है उसमें ही अपन एडजस्ट कर लेते। नो, जो गलत है वो गलत है। इफ दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल वोटिंग राइट, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इल एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी, एंड फाइनली लेट ही मिला बट उन लोगों को 1946 में विमेन्स को राइट टू वोट देखने के लिए मिला। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, यू माइट हैव रिमेंबर्ड, कि बहुत सारी विमेन्स को मार दिया गया था जो कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के अगेंस्ट में जाता था। अब उसमें से एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी ओलंपी डी गॉगिस, जिनके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में बता रखा है, एंड उन्होंने लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करी थी विमेंस की। तो यही बता रखा है। देखो 1791 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब राजा को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लिया था, मोनार्की सिस्टम को थोड़ा सा लोअर डाउन कर दिया था, उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था, एक डिक्लेरेशन बनाया था। अब डिक्लेरेशन का नाम देखना उन्होंने क्या रखा था, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। अब मैन और सिटीजन का क्या मतलब हुआ कि विमेन्स को राइट नहीं है वहां के, तो दे एक्सक्लूडेड द वुमेन फ्रॉम द बेसिक राइट। तो उन्होंने 1791 में एक अपना डिक्लेरेशन लिखा जिसके अंदर था राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, एंड विच एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। तो 1791 की बात चल रही, तो देखो राजा को अभी तक मारा नहीं है, 1791 में नहीं मारा था। तो उस टाइम पीरियड में नेशनल असेंबली भी थी, राजा भी था, रानी भी थी, तो उनको जाके बताया भी गया, नेशनल असेंबली को बताया कि हम लोगों को राइट्स चाहिए। अब नेशनल असेंबली में आपको याद दिला देता हूँ कि टेनिस कोर्ट में जो सब लोग मिले थे स्टार्टिंग में, तो दैट वाज द नेशनल असेंबली। उसके बाद में कन्वेंशन का फॉर्मेशन हुआ था, फिर हम लोगों को रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। सो डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। सो इन 1793 की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो 1793 में राजा मार दिया था, कन्वेंशन का फॉर्मेशन हो गया था, नेशनल असेंबली बंद कर दी गई थी, 2 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, जैकोबियन गवर्नमेंट पावर में आ गई थी। अब उन्होंने सारे विमेंस क्लब को बंद कर दिया था, है ना, ये बात भी हम लोगों को क्लियर है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर में। तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के अगेंस्ट में। तो नेशनल कन्वेंशन जो था, जो कि मतलब नेशनल असेंबली के बाद में फॉर्मेशन हुआ था, अब नेशनल कन्वेंशन में कौन था, अब आपको ये चीज़ पता होगा, दैट इज द मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर एंड हिज गवर्नमेंट। तो उन्होंने इनके ऊपर गद्दारी का चार्ज लगाया था। गद्दारी क्या गद्दारी करी इन्होंने, आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने हक की मांगा था कि वुमेन्स को हक होना चाहिए, बेसिक राइट टू इक्वालिटी होने चाहिए, वेजेस बराबर मिलनी चाहिए, मैन को जितना पैसा मिल रहा है उतना वुमेन्स को पैसा मिलना चाहिए, हमको वोट में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इसको एक गद्दारी का फॉर्म दिया गया था बाय द नेशनल कन्वेंशन और इनको मार दिया गया था थोड़े ही टाइम बाद में। सो ओलंपी डी गोगस ने इनके खिलाफ, जैकोबियन क्लब और इन सारी चीज़ों के खिलाफ जो इल एक्टिविटी सोसाइटी में चल रही थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ओके, अभी कुछ बेसिक राइट्स है, अगर आप चाहो तो मिन टाइम में देख सकते हो ओलंपिस डी गोगस ने अपने क्या क्या राइट्स लिखे थे विमेंस के लिए कि क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए।
नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी कि किस तरीके से बेकरी पे लाइन लगाई जा रही है एंड विमेंस जो है किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं। दिस मैन इज हैविंग दी लॉफ ऑफ ब्रेड और सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाना चाहिए। दे आर ऑल्सो हैविंग द गार्ड्स, यहाँ पर गार्ड भी है। तो अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर एक्टिविटी अगर वायलेंट हो जाती है तो इनको मार के भगा दिया जाता है। और ब्रेड जो है आप देखो कि केवल इतनी सी ब्रेड है ना, और इतनी सी ब्रेड में इन सब लोगों को अपना काम देखना है। तो कितनी प्रॉब्लम वाली बात हुआ करती थी। एंड ऑल ऑफ देम डेफिनेटली विल नॉट गेट, जो पीछे है तो उनको तो मिलेगा ही नहीं, तो हो सकता है कि उस दिन उनको खाना ना मिले। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चलती थी। सो दैट वाज ऑल दैट कि किस तरीके से पार्टिसिपेट करा था विमेंस ने अपना रिवॉल्यूशन के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी। तो आप लोग टॉपिक के नाम से ही समझ गए होंगे कि स्लेवरी को बंद करना था। स्लेवरी मतलब हो गया गुलामी। अगर गुलामी को बंद करना है इसका मतलब गुलामी चल रही होगी ना, कोई चीज़ चल रही होती तभी तो हम उसको बंद करेंगे। तो किस तरीके से स्लेवरी सिस्टम चलता था, क्यों चलता था और किस तरीके से एंड हुआ था, ये पर्टिकुलर टॉपिक में यही दे रखा है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन रेजाइम वाज द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो पहली लाइन में उन्होंने दे दिया कि एबॉलिशन किसने करा था स्लेवरी का, तो इट वॉज द जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब ने एबोलिशन करा था स्लेवरी का फाइनली जाके। तो उसके पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसके पहले किस तरीके से सिस्टम चलता था, क्यों बंद नहीं करा गया था, और जैकोबियन क्लब ने ही क्यों बंद करा था। क्योंकि देखो गुलामी तो गलत बात है, अब कोई भी हो, भले राजा हो या फिर उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप सोचो नेशनल कन्वेंशन के पहले नेशनल असेंबली भी थी जहां पर थर्ड स्टेट के मेंबर थे, बट उन्होंने भी बंद नहीं करा स्लेवरी को। स्लेवरी जो बंद हुई वो जैकोबियन क्लब के फॉर्मेशन के बाद में बंद हुई है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद में। तो पहले क्यों नहीं करी गई थी उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, और स्लेवरी किस तरीके से फंक्शन करी जाती थी उसको भी देखेंगे। सो द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, दैट इज दी, आप यहाँ पर कुछ नाम देख सकते हो, मार्टिन क्यू, और उसके बाद में ग्यूडालोप एंड सेंट डोमिंगो, दे वर द इम्पोर्टेंट सप्लायर्स एंड दे वर अगेन द कॉलोनीज ऑफ द फ्रांस ऑल्सो। देखो फ्रांस की कॉलोनीज क्या होता है, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो आप इसको ऐसा कुछ समझो कि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, मतलब जो हमारे ऊपर राज करता है तो हम उसकी कॉलोनी हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फ्रांस भी उस टाइम कुछ नेशंस पे राज कर रहा था, जो कैरेबियन आइलैंड है उनके कुछ नेशंस हैं। तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो 3 नाम मैंने आपको बताए, तो दैट दे वर द कॉलोनीज ऑफ द फ्रांस। तो यहाँ से जो भी कल्टीवेशन होता था वो पहुँचाया जाता था यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर पहुंचाने के लिए स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि अफ्रीका से भेजा जाता था और अफ्रीका से खरीदा जाता था। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी क्लियरली। तो देखो इसको अच्छे से समझना। अफ्रीका, देखो अब ये यहाँ पर देखो ब्रिटेन की बात करिए तो नाउ डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रिटेन दिस पर्टिकुलर टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ यूरोप एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस। ओके, तो क्योंकि हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं तो देखो फ्रांस कहीं ना कहीं यहाँ पर था इस पर्टिकुलर जगह पे। ओके, तो फ्रांस में भी ये कस्टम चलता था। तो यहाँ पर अपन ब्रिटेन पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर फ्रांस पे फोकस करेंगे। तो देखना क्या होता था कि फ्रांस से लैंडलॉर्ड्स के कुछ लोग जो थे वो जाते थे अफ्रीका। अब देखो ये काम क्यों चलता था, एक बात समझना कि अगर फ्रांस में जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, वो ज़मीनें थी कैरिबियन आइलैंड में। ठीक है, दैट वाज द कॉलोनी ऑफ द फ्रांस। फ्रांस की कुछ कॉलोनीज वहाँ पर थी। तो अब राजा या फिर उसके अपन कहेंगे कि क्लर्की और नोबेलिटी जो उस टाइम पीरियड में चलते थे, वो लोग तो यहाँ पर जाके काम नहीं करने वाले। बात समझ में आ रही है? तो उनको काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वो लोग कहाँ से आएंगे, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो यहाँ से फ्रांस से भेजा जाता था क्या बोलते हैं अफ्रीका में लोगों को, और जो मतलब बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो लोग यहाँ पर जाते थे, जो मतलब बिजनेसमैन होते थे। और फ्रांस यहाँ अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदा जाता था। स्लेव्स को खरीदने के बाद में भेजा जाता था इस कैरिबियन आइलैंड पे। अब कैरिबियन आइलैंड पे भेजने के बाद में ये स्लेव्स यहाँ पर काम करते थे। काम करने के बाद में जैसे कि हो गया शुगर, हो गया राइस, हो गया कॉफ़ी, हो गया टोबैको, हो गया, ये सब बनाने के बाद में क्योंकि यूरोपियन कंट्री में इसकी बहुत डिमांड थी, तो स्लेव्स ये लोग बना के भेजते थे कहाँ पर, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर भेज दिया। और फिर वापस से यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में नए स्लेव्स को खरीदा जाता था, तो वापस ये लोग यहाँ पर जाते थे, पैसा दे देते, कॉपर, गन्स, अफ्रीका को जो चाहिए था वो देते थे, और बदले में स्लेव्स को खरीदा जाता था। 3 महीने की जर्नी होती थी। एक छोटे से शिप के छोटे से रूम में इन सबको ठूस दिया जाता था जो गुलाम होते थे,
और 3 महीने तक ये वहीं पे बंद रहते थे, और 3 महीने के बाद वो कैरेबियन आइलैंड पहुंचते थे। बहुत लंबी जर्नी हुआ करती थी, और यहाँ पर बस वापस से वही सिचुएशन है कि सारी चीज़ें बनाते थे, यूरोपियन नेशन में पहुंचाते थे, फिर वापस से वो लोग यहाँ पर आते थे, स्लेव को खरीदते थे। तो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली सी कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि दे इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो इसको हम लोग ट्राइंगुलर ट्रेड बोलते थे। अब ट्राइंगल कैसे बन रहा है, देखो ये फ्रांस है, फ्रांस से अफ्रीका, और अफ्रीका से कैरेबियन आइलैंड। सो यहाँ पर आप लोग ये ट्राइंगल देख सकते हो, हैविंग द 3 नेशंस, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर ट्रेड। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। तो अब आपको मेरे हिसाब से कैरेबियन समझ में आ गया होगा। तो कैरेबियन में क्या होता था कि यहाँ से टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी बना के भेज दिया जाता था, और यूरोप में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और यूरोप के लोग वहाँ पर जाके काम तो करेंगे नहीं, तो वो अफ्रीका से क्या करते थे, सो दे मेड द स्लेव ट्रेड, और अफ्रीका से वो लोग स्लेव्स को उठा लेते थे, अमेरिका भेजते थे। देखो अमेरिका मतलब कैरेबियन आइलैंड की ही बात चल रही है। फ्रॉम इमेज यू कैन इजीली सी, नाउ दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हिस्सा साउथ अमेरिका का है। तो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, 3 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट जो है वो उसके पार्ट थे स्लेव ट्रेड के। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी जा रही है। सो द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, और फ्रेंच के जो मर्चेंट थे, देखो मर्चेंट मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि एजेंट की तरह काम करते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके, वो लोग जाते थे कहाँ पर, जो अफ्रीका के बड़े बड़े पोर्ट्स हो गए, जैसे कि बॉर्डेक्स हो गया, ये नेंटेस हो गए, नेंट्स, सॉरी बॉर्डेक्स और द नेंट्स। तो अब यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो, वापस से हम लोग यहाँ पर अगर एक बार बात करें, तो ये जो अफ्रीका का पोर्ट है, आप इसको बॉर्डेक्स पोर्ट बोल सकते हो। तो देखो ये बॉर्डेक्स पोर्ट के पास में भी बहुत पैसा हो गया था, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रेड कितना ज़्यादा हो रहा है। बड़े बड़े मर्चेंट आते थे यहाँ पर स्लेव्स को खरीदने के लिए, पैसा देते थे, फिर स्लेव्स को यहाँ पर भेजते थे। तो मतलब बॉर्डेक्स भी फ्लरिश कर रहा था कहीं ना कहीं, बॉर्डेक्स के पास में, और नेंट्स जो था उसके पास में भी बहुत पैसा हम लोगों को देखने के लिए मिला था। नाउ तो ये सारी चीज़ें थी। एंड द अफ्रीकन कोस्ट दे हैड बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टन्स and branded and shackled, the slaves were pegged tightly into the ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. तो अटलांटिक ओशियन से कैरेबियन तक उनको भेजा जाता था, एंड दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर, और वहाँ पर जो प्लांटेशन ओनर थे उनको बेच दिया जाता था, और फिर वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता था। शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी वहाँ पर ग्रो करवाई जाती थी, और यूरोप में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा वो चीज़ बेची जाती थी। सो द पोर्ट सिटीज लाइक द बॉर्डेक्स एंड द नेंट्स ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि बॉर्डेक्स वगैरह ने बहुत पैसा कमाया था इससे, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को बड़ा एक्सचेंज स्लेव का देखने के लिए मिल रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी सिचुएशन बंद क्यों नहीं करी गई। तो एक बात समझो कि जो बड़े लैंडलॉर्ड है वो खुद तो वहाँ पर जाके काम नहीं करने वाले ना, उनको गुलामों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो क्यों राजा जो है वो बंद करेगा? पहली चीज़ तो राजा तो इसको बंद नहीं करने वाला है, क्योंकि राजा जो था वो मेनली कहीं ना कहीं क्लर्की और नोबिलिटी के अंडर में ही था, तो राजा नहीं बंद करने वाला था। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करेंगे कि चलो राजा ने बंद नहीं करा, तो उसके बाद में जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, तो उन्होंने बंद क्यों नहीं करा? तो देखो एक और चीज़ है कि जब नेशनल असेंबली थी तो उसमें हाँ जो टेनिस कोर्ट थे उसमें थर्ड स्टेट के मेंबर तो आए थे, ये बात हमको समझ में आती है। लेकिन एक बात ये भी समझो कि थर्ड स्टेट में केवल और केवल ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हुआ करते थे। थर्ड स्टेट में वो भी लोग थे जो कि बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन उतने भी बड़े नहीं होते थे जितना क्लर्की और नोबिलिटी में थे, लेकिन हाँ उनके पास में भी पैसा खूब होता था, तो थर्ड स्टेट में वो भी मेंबर हुआ करते थे। तो उनकी भी ज़मीनें थी कैरेबियन आइलैंड में, तो वो लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि स्लेवरी वाला सिस्टम खत्म हो। तो इसीलिए नेशनल असेंबली ने भी कभी भी नहीं चाहा था कि स्लेव ट्रेड बंद हो जाए। अब उसके बाद में एक स्टेप आगे चलते हैं। तो इसको कुछ ऐसे समझो कि जैकोबियन क्लब में हम लोगों को देखने के लिए मिला था, जब आपने अच्छे से अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आई थिंक यू माइट हैव रिमेंबर्ड कि जैकोबियन क्लब में कौन लोग थे। जैकोबियन क्लब में थर्ड स्टेट के पुअर पीपल हुआ करते थे। तो अब पुअर पीपल है तो उनकी ज़मीनें तो थी नहीं कैरेबियन आइलैंड में, और कोई भी ऐसा तो नहीं बोलेगा भैया मेरे को तो स्लेव बन के ही रहना है, और अफ्रीका से आप उठाओ स्लेव, कोई दिक्कत की बात नहीं, और भेजो वहाँ पर। तो ये जो स्लेव ट्रेड है ना, फ्रांस से भी बहुत सारे स्लेव्स को भेजा जाता था। तो ये स्लेव ट्रेड फाइनली जो बंद करा था वो करा था नेशनल जो गवर्नमेंट वहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी, उसके बाद में जो कन्वेंशन का फॉर्मेशन हुआ था। कन्वेंशन के अंदर कौन था? थर्ड स्टेट के जो पुअर पीपल थे, ठीक है, तो वो लोग जो थे उन्होंने बंद करा था। मतलब जो जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद में, मतलब आप कह सकते हो जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर है उनकी गवर्नमेंट ने बंद करा था। ओके, सो दिस वाज ऑल द थिंग। यहाँ पर यही दे रखा है कि नेशनल असेंबली में डिबेट होता था, बस बातचीत होती थी कि हम लोग बंद करें नहीं करें, नेशनल असेंबली ने बंद नहीं करा। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन इन द 1794, उन्होंने सारे स्लेव्स को आज़ादी दी थी फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन से,
और उनको बोल दिया गया था कि भैया अब तुम लोग आज़ाद हो और तुमको जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। एंड दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर शॉर्ट टर्म मेजर्स। तो ये जो था, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम के लिए था कि स्लेवरी को बंद करा गया था। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्टरी का फॉर्मेशन हुआ था क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को मार दिया गया था और उनकी पॉलिसी बहुत ही गलत थी। स्लेवरी तो अच्छी पॉलिसी थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बात नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा, और ये सारी सिचुएशन चल रही थी। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करा गया था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को मार दिया गया था और बाद में दूसरी गवर्नमेंट बनी थी, नेशनल डायरेक्टरी बनी थी। लेकिन डायरेक्टरी में आपने देखा था कि खुद ही झगड़ रहे थे आपस में। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने जगह देखी थी और उन्होंने सोचा था कि हाँ भैया अब मैं यहाँ पर राज करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही है। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट वापस से आए थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के मरने के बाद में, तो उन्होंने इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया था स्लेवरी को। अब क्यों करा था इसको हम लोग आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। ओके, लेकिन फाइनली अगर पूरी तरीके से एबॉलिश हम लोग देखेंगे तो 1848 में इसको बंद करा गया था। ओके, अब फिर बस ऊपर वाले पैराग्राफ में ये दे रखा है कि अफ्रीकन जो नेग्रोस थे इनको अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, देखो नेग्रोस पहले ये समझ लो कि क्या था, दैट वाज द टर्म यूज फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द अफ्रीका एंड इट इज द डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। तो ये काफ़ी एक डिस्प्यूटेड वर्ड यूज़ करा जाता था उन लोगों के लिए जो कि फ्रेंच कॉलोनीज में जाते थे और काम करते थे। तो उनके अपने कुछ पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वो लोग जाते थे डेफिनेटली, बट इन सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया था 1848 के अंदर। तो फाइनली जो हम लोगों का मेन जो टॉपिक था वो फुलफिल हो चुका है कि जो स्लेवरी है वो बंद कर दी गई थी। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो स्लेवरी है उसको किस तरीके से बंद करा गया था और क्यों बंद करा गया था और किसने बंद करा गया था। नाउ अगर आप यहाँ से अब जो भी क्वेश्चन आते हैं आई थिंक यू कैन इजीली आंसर इट। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो टॉपिक का मतलब समझिए क्या बोल रहा है कि जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन की बात है या फिर महीने 2 महीने साल भर 2 साल की बात है, तो ठीक है अपनी लाइफ से चला जाएगा और इतना ज़्यादा लार्ज इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो ये कह क्या रहा है कि रिवॉल्यूशन क्योंकि चलता था 100 साल 200 साल 300 साल इतने टाइम पीरियड तक चलता था, तो जो डेली लाइफ किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या फिर ह्यूमन बींग की चल रही है तो उस पर क्या मेजर उसने इम्पैक्ट डाला था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। So can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? Now that is a very bigger question. देखो क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटिक्स चलती है, जो राजनीति होती है, क्या वो ये डिसाइड कर सकता है कि हम लोग क्या पहने, क्या लैंग्वेज हमको बोलनी चाहिए, क्या बुक हम लोग पढ़े या नहीं नहीं पढ़े। तो द ईयर फॉलोइंग इन द 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of the liberty and equality into the everyday practice. तो पहले केवल बोला जाता था कि इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, लेकिन ऐसा सब नहीं होता था। क्योंकि देखो जो राजा है वो बोलोगे, वो जो राजा बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं करोगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता था मोनार्की सिस्टम के अंदर। तो ये जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक होते हुए हमको थोड़ी बहुत नजर आई थी। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ द सेंसरशिप। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने पहला जब चैप्टर का पहली लाइन पढ़ी थी तो उसमें यही था कि जो बेस्टाइल था उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको उड़ा दिया गया था। तो उसको उड़ाने के जस्ट बाद में हम लोगों को सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिला था कि जो सेंसरशिप है उसको बंद कर दिया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया सेंसरशिप क्या चीज़ है, क्या होता है। तो देखो सेंसरशिप मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने आई थिंक कुछ चीज़ों में देखा होगा कि मूवीज़ जब आप देखते हैं तो वेदर इट इज़ फिट फॉर दी ऑडियंस, जो ऑडियंस है उनको देखने लायक है या नहीं है, कि उसमें अंदर क्रिमिनलाइजेशन तो नहीं बताया गया कि क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा है और लोगों को बढ़ावा देती है, तो सेंसर से पास होती है। तो मतलब क्या है कि एक प्री चेक करा जाता है कि चीज़ें जो है वो सही है या नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव वे में है, लेकिन नेगेटिव वे में सेंसरशिप किस तरीके से होती थी उस पर समझना ज़रूरी है। तो देखो राजा जो होता था उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ ना हो, उसके लिए वो पहले सारी चीज़ें चेक करता था। अगर कोई बुक आपको पब्लिश भी करनी है और कुछ चीज़ अगर आपको देखनी है, मतलब सोसाइटी के अंदर अगर आपको आवाज़ उठानी है कि यार ये चीज़ गलत चल रही है, ये है वो है, राजा के अगेंस्ट में कुछ लिखना है, तो आप नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर आपको कुछ भी पब्लिश करना है तो पहले वो जाता था उधर और वो चीज़ पहले वेरीफाई करी जाती थी। तो डेफिनेटली राजा जो है वो अपनी जो है बेइज्जती तो नहीं पब्लिश होने देगा, या फिर नेशनल असेंबली के टाइम भी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो फाइनली रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम में सेंसरशिप को पूरी तरीके से बंद करा गया था, लेकिन हाँ 1789 में भी कुछ हद तक ये चीज़ें बंद हो गई थी। तो इन द ओल्ड रेजाइम ऑल रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर, प्लेस, कुछ भी हो,
उसको पहले किंग के सेंसर से अप्रूव कराना पड़ता था। लेकिन बाद में हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि डिक्लेरेशन ऑफ द मैन एंड द सिटीजन 1791 में आया था, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज अ नेचुरल राइट, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि जो राजा है या फिर राजा की पॉलिसी के साथ में अगर आप नहीं समझते कि वो अच्छी है सोसाइटी के लिए, तो आप खुल के बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज जो मोनार्की सिस्टम है उसको वैसे ही उसके अंडर लेके आ गए थे, जो पार्लियामेंट था उसके मतलब अगर अपन बोलेंगे कि वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको इलेक्ट करा जाता था तो उसके अंडर आ गया था। तो ये अब एक नेचुरल राइट बन गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब सेंसरशिप की जरूरत नहीं पड़ती थी फ्रॉम द पॉजिटिव एस्पेक्ट। न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट्स, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर्स अब फ्रांस में बिल्कुल अच्छे से पूरे मार्केट में फ्लडेड होने लगे थे। मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में हम लोगों को देखने के लिए मिल गए थे। जो जो आप लोग चाहते हैं, ठीक है, वो आप लोग लिख सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। They all describe and discuss the event and changes taking place in France. And freedom of press also meant that opposing views of the event could be expressed. तो मतलब जो गवर्नमेंट है उसके अपोज में भी अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, festive procession attracted large number of people, and this was one way that could grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at the length in text which only a handful of educated people could read. तो देखो, माना कि कुछ लोग ही इसको पढ़ लिख सकते थे क्योंकि इतना एडुकेटेड लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, ये चीज़ हम लोग भी जानते हैं अच्छे से। बट हाँ, हम लोगों को आज़ादी देखने के लिए मिली थी कि हाँ, सेंसरशिप से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपके जो मन में हैं, अगर आप उसको पेपर पे लिख के अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। Now coming on to the last part of the chapter, that is the conclusion, and in this particular part we are going to talk about the Napoleon Bonaparte. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम लोग बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, एंड कौन थे वो और क्या सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने कैरी आउट करी थी। तो एक प्री आइडिया हम लोगों को था इसके बारे में कि जब डायरेक्टरी का फॉर्मेशन हुआ था, फ्रांस की डायरेक्टरी का फॉर्मेशन, वेयर द 5 पीपल वहाँ पर थे, और जो कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर को वहाँ पर रिप्लेस करने के लिए रखे गए थे कि एक पर्टिकुलर आदमी के पास में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। बट वो जो 5 लोग थे डायरेक्टरी, दे ऑफन क्लैश विद द कन्वेंशन, ठीक है, जो नेशनल कन्वेंशन था उसके साथ में आए दिन लड़ाई हम लोगों को देखने के लिए मिलती थी। तो उस बीच में नेपोलियन बोनापार्ट को क्या दिखा था कि यार एक रास्ता है कि मैं पूरे फ्रांस को अपने पास में रख सकता हूँ, ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अब क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट अकेले तो था नहीं, ही वॉज द मिलिट्री डिक्टेटर, तो पूरी मिलिट्री उसके पास में थी, तो उसके लिए बहुत ही आसान था ये चीज़। तो 1804 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था, एंड ही सेट आउट टू कॉन्कर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब ये इन लाइन में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि वो एक टाइम पीरियड में पूरी दुनिया पे राज करें, ऐसा समझ लो। और उन्होंने स्टार्ट करा था यूरोप से, ताकि यूरोपियन आसपास की सारी कंट्री पे वो कब्जा करेंगे। वहाँ पर अगर कोई डायनेस्टिक रूल चल रहा है, मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई राजा महाराजा का पुराना रूल कब से चलते आ रहा है, तो उसको वहाँ पर ख़त्म करके नेपोलियन बोनापार्ट के जो रिश्तेदार हैं उनको वहाँ पर बिठाया जाएगा, ठीक है। एंड नेपोलियन सॉ हिज रोल एज एन मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को क्या समझता था कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग द मॉडर्न चेंजेस इन द यूरोप। So he introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. तो डेसिमल सिस्टम देखो, अब हाँ एक बात आपको आने वाले क्लासेस में पता चलेगी, आई थिंक इट इज़ इन क्लास 10th। तो अब पता है क्या होता था कि यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता था वेट्स एंड मेजर्स में। मतलब आज अगर यहाँ पर रतलाम में अगर कोई चीज़ 1 किलो में मतलब आप ऐसा समझो कि 1 किलो में जो पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको मिल रही है, वो हो सकता है कि वो इंदौर में 1 किलो में उससे ज़्यादा या कम मिले, ठीक है। उज्जैन में कोई अलग रेट चलेगा और कहीं और जाओगे तो कहीं और मिलेगा। मतलब 1 किलो की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं होती थी, तो ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर मैं किसी को 1 किलो का कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो अपने हिसाब से भेजता था और मेरे को यहाँ पर अपने हिसाब से वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो ये चीज़ खत्म करी थी नेपोलियन बोनापार्ट में, यूनिफॉर्म सिस्टम उसने लागू करा था। एंड ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो इसमें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अब जैसे कि अभी अपन देखेंगे कि अगर कोई एक चीज़ 1 किलो में यहाँ पर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और अगर मैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में अगर 1 किलो कोई कुछ खरीदूंगा तो उसका यूनिफॉर्म वेट ही होने वाला है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छी ट्रेड एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट।
तो एक डेसिमल सिस्टम के थ्रू उन्होंने ये चीज़ करी थी। उसके बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए भी लॉ निकाला था कि कोई आगे से ऐसा नहीं कि बड़ा लैंडलॉर्ड आके आपके हथिया लेगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो शुरू में देखो सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा तो है, इसमें गलत क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें तो लेके आ रहे हैं, बट आप ये मत भूलिए कि ही इज़ द एम्परर ऑफ द फ्रांस, तो कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, मतलब हर चीज़ में उन लोगों को टांग अड़ानी थी कि कुछ भी काम करेंगे तो नेपोलियन की आर्मी बीच में आ जाती थी, डेवलपमेंट के आड़ में भी कहीं ना कहीं बीच में आती थी, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी। तो फाइनली जो यूरोप की बहुत सारी जो दूसरी आर्मीज थी वो उन्होंने कन्फ्रंट करा था, और वाटरलू एक जगह का नाम है जाके जो कि 1851 में सॉरी 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था। सो मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ द लिबर्टी एंड द मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर द नेपोलियन हैड लेफ्ट। लेकिन हाँ, नेपोलियन ने कुछ चीज़ें अच्छे से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करी थी, जैसे कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था लोगों की लाइफ में, पॉजिटिव वे में भी डाला था, नेगेटिव वे में भी डाला था, दोनों चीज़ें थी। एंड द आइडियाज ऑफ द लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमको ये भी देखने के लिए मिला कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स है और लिबर्टी जो है, आज़ादी है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक बेस की तरह उन्होंने काम करा था। सो दिस स्प्रेड फ्रॉम द फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो ये स्टार्ट तो फ्रांस से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, यूरोप के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हो गया था। फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया था। फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्या था, कि जो बड़े बड़े मर्चेंट होते थे, या आप बोलोगे बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो होते थे, वहाँ पर जो छोटे मोटे लोग जो काम करते थे, तो ये सिस्टम काफ़ी ख़राब था। तो ये सारे सिस्टम को काम करा गया था। कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू क्रिएट द सोवरेन नेशन स्टेट। तो जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं काम करा था कि यार अब तो चेंजेस डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, तो हमको भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी भी अगर हम लोग पुरानी चीज़ें लेके बैठे रहें कन्वेंशनल मेथड के, नहीं नहीं हमको तो राजा ही चाहिए, हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लोग समझदार हो चुके थे, रिवॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिला था, तो एक सोवरेन नेशन स्टेट हमको एट द एंड ऑफ द डे देखने के लिए मिला था। इंडिया का भी सपोर्ट था, बड़े बड़े इंडिया के प्रोमिनेंट अगर हम लोग लोगों की बात करेंगे, जैसे कि टीपू सुल्तान आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंड राम मोहन रॉय, दे वर द इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड द आइडिया कमिंग फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। क्योंकि इंडिया भी देखो ब्रिटेन की कॉलोनी ही था इस टाइम पीरियड में। अगर हम लोग 20th और 19th सेंचुरी की बात करेंगे, तो फ्रांस में भी आज़ादी चल ही रही थी। तो राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, उन्होंने लिया था कि हाँ भैया फ्रांस का आइडिया बहुत अच्छा है लिबर्टी का और इक्वालिटी का, हम लोग डेफिनेटली ले सकते हैं और अपनी सोसाइटी के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड बाकी हम लोग अगली वाली एक जो वीडियो आएगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस जो यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे।